नमस्कार। आज के वीडियो में बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन ये पुस्तक पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम फ्रांस के सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, संवैधानिक विकास और संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमने पूर्व के वीडियो में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को देखा और फ्रांस के संविधान के अध्ययन के महत्व को भी देखा। आज हम पढ़ेंगे फ्रांस का संवैधानिक विकास, यानी फ्रांस में राजतंत्र से गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई, किस प्रकार वहाँ पर प्रबल गणतंत्र रहा और प्रबल राजतंत्र भी रहा, और इन दोनों के बीच जो अस्थिरता की स्थिति रही उसके पश्चात फ्रांस पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कहा जा सकता है। आज इसी क्रम में हम फ्रांस के संवैधानिक विकास को देखते हुए सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1789 की महान क्रांति। 1789 में जो महान क्रांति हुई थी उसे अगर हम कहें कि फ्रांस की राजनीति की कुंजी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1789 से पूर्व जहां फ्रांस में बुर्बो वंश के राजाओं का शासन था और बुर्बो वंश के जो राजा थे वो बहुत ही निरंकुश और अत्याचारी थे, जिसके कारण जनता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और शासक जो थे वो केवल देवी अधिकार के सिद्धांत पर शासन कर रहे थे और अपनी निरंकुश शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक हो गया था। जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ और फ्रांस के सैनिक वापस लौटकर फ्रांस आए तो फ्रांस में राजनीतिक हलचल आरंभ हो गई। 1789 में जो निरंकुश और भ्रष्टाचारी शासन था उसके विरुद्ध वहाँ के लोगों ने भीषण क्रांति की, और हम कहें कि आधुनिक फ्रांस का प्रारंभ इसी 1789 की महान क्रांति के समय से हुआ तो गलत नहीं होगा। फ्रांस की जो ये राज्य क्रांति हुई उसने न सिर्फ राजनीतिक वरन फ्रांस की समस्त शासन व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात फ्रांस से निरंकुश शासन का अंत हो गया, लेकिन फ्रांस की राजनीति में अब स्थिरता के स्थान पर अस्थिरता प्रारंभ हो गई। 1789 से अगर 1958 तक हम देखें तो फ्रांस में 14 बार महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए और इतने परिवर्तन विश्व के अन्य किसी भी देश में नहीं देखे जा सकते। 1789 की महान क्रांति के पश्चात हम देखेंगे कि किस तरीके से 1791 में फ्रांस के लिए एक लिखित संविधान की स्थापना की गई। जब क्रांति समाप्त हो गई तो तय किया गया कि फ्रांस के लिए एक लिखित संविधान बनाया जाए। इसमें सीमित राजतंत्र और निर्वाचित संसद की व्यवस्था भी की गई। यह जो संविधान था वो राजतंत्र और प्रजातंत्र का ऐसा गठबंधन था जो कि सफल सिद्ध नहीं हो सका। 1793 में जैकोबिन्स ने एक नए संविधान का निर्माण किया और पहली बार फ्रांस में गणतंत्र शासन की स्थापना की गई। इस संविधान के अंतर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन, वयस्क पुरुष मताधिकार और 24 सदस्यों की कार्यपालिका की व्यवस्था की गई। इसके बाद 1795 में एक बार पुनः एक नया संविधान बना जिसे डायरेक्टरी कहा गया। इसमें 500 व्यक्तियों की काउंसिल और वृद्ध पुरुषों की काउंसिल तथा कार्यपालिका शक्तियों को 5 व्यक्तियों की डायरेक्टरी को सौंप दिया गया। 4 वर्ष तक डायरेक्टरी का शासन भी चलता रहा, लेकिन यह भी लंबे समय तक नहीं चल पाया। 1799 में नेपोलियन ने एक नए संविधान का निर्माण किया जिसे कि कॉन्सुलेट नाम दिया गया। यह व्यवस्था भी लंबे समय तक नहीं चल पाई क्योंकि 1804 में खुद नेपोलियन ने कॉन्सुलेट को भंग कर दिया और खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। इस तरह फ्रांस में जो प्रथम गणतंत्र था उसका अंत हुआ और पहले साम्राज्य का उदय हुआ। साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए नेपोलियन के द्वारा सामाजिक, वैधानिक और प्रशासनिक जो ढांचे थे उसमें भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। नेपोलियन के द्वारा जो स्थापित संस्थाएं थीं आज भी फ्रांस में देखी जा सकती हैं।
आगे चलकर 1814 में वाटरलू का युद्ध हुआ, जिसमें कि नेपोलियन की पराजय हुई और इसी के साथ न सिर्फ नेपोलियन के राजनीतिक जीवन का बल्कि उसके द्वारा जो स्थापित साम्राज्य था उसका भी अंत कर दिया गया। वियना कांग्रेस का गठन हुआ और इसके निर्णय के अनुसार वैधानिक राजतंत्र और संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना की गई, लेकिन यह व्यवस्था फ्रांस के अनुकूल नहीं थी और यही कारण है कि फ्रांस में यह सफल नहीं हो सकी। 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप आर्लियंस वंश के अधीन संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, लेकिन 1848 में इसका भी अंत कर दिया गया और द्वितीय गणतंत्र की स्थापना की गई। द्वितीय गणतंत्र जो था वो भी अल्पकालीन रहा। 1852 में नेपोलियन तृतीय ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और द्वितीय गणतंत्र को द्वितीय साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। चूंकि नेपोलियन तृतीय अत्यधिक महत्वाकांक्षी था, 1870 में जब जर्मनी के साथ उसका युद्ध हुआ तो वह उसमें परास्त हुआ और इसी के साथ पुनः द्वितीय साम्राज्य का भी अंत हो गया। द्वितीय साम्राज्य के अंत के बाद तृतीय गणतंत्र की स्थापना हुई और यह काल रहा 1870 से लेकर 1940 तक। नेपोलियन तृतीय के पतन के पश्चात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो थी उसने फ्रांस में अंतरिम सरकार की स्थापना की। इस अंतरिम सरकार के अंतर्गत एक स्थायी संविधान के निर्माण के लिए 30 सदस्यों का एक आयोग बनाया गया। 5 वर्ष लगे इस संविधान को तैयार होने में और 1875 में इसे लागू कर दिया गया। इसे ही तृतीय गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। यह लिखित निर्मित संविधान था और इसके द्वारा गणतंत्रात्मक शासन पद्धति स्थापित की गई। संविधान में यह भी वर्णित किया गया कि संसद यानी राष्ट्रीय सभा का संयुक्त अधिवेशन भी गणतंत्रात्मक पद्धति का अंत नहीं कर सकता है। संविधान के द्वारा ब्रिटेन में संस्थात्मक पद्धति को अपनाया गया था। राज्य का अध्यक्ष जो था वो राष्ट्रपति था, लेकिन संवैधानिक अध्यक्ष जो था वो नाम मात्र का था। वास्तविक कार्यपालिका जो थी वो मंत्रिपरिषद में निहित की गई। इस तरह फ्रांस के संविधान में भी इस व्यवस्था को अपनाया गया। संविधान के द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका भी स्थापित की गई। राष्ट्रीय सभा जिसके 2 सदन रखे गए, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। एकात्मक शासन को स्वीकार किया गया और समस्त सत्ता केंद्रीय सरकार में निहित कर दी गई। शासन की सुविधा के लिए फ्रांस को 89 प्रांतों में और प्रांतों को जिले कम्यूनों में बांट दिए गए, लेकिन समस्त सत्ता का ध्रुवीकरण जो था वो केंद्र के पास रखा गया। हालांकि तृतीय गणतंत्र स्थापित किया गया, लेकिन इसमें भी अनेक दोष थे और ये अपने आप में अपूर्ण था। चूंकि यह संविधान राजतंत्रवादी और गणतंत्रवादियों के बीच में जो समझौता हुआ था उसका परिणाम था। यही कारण था कि जो संविधान निर्माता थे वो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एकमत नहीं हो सके और इसलिए यह संविधान जो था वो अव्यवस्थित रहा। यह प्रलेख भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह 3 पृथक तिथियों में बने 3 कानूनों के खंडों से मिलकर बनाया गया था। तो इस तरीके से तृतीय गणतंत्र का जो संविधान था वो पूर्ण संविधान की श्रेणी में नहीं आता। यही कारण है कि आगे चलकर 1944 में तृतीय गणतंत्र के संविधान का अंत कर दिया गया। 1940 में जर्मनी के द्वारा परास्त होने पर तृतीय गणतंत्र और राजनीतिक जो संस्थाएं थीं उनका अंत हो गया। फ्रांस में 2 सरकारें बनी, एक का केंद्र विशी रखा गया और दूसरा फ्रांस के बाहर। 1944 में जनरल डी गॉल के नेतृत्व में फ्रांस को जर्मनी की अधीनता से मुक्त करवाया गया और एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसके साथ ही स्थायी संविधान के निर्माण के लिए भी कार्य शुरू हुआ। 1946 में द्वितीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, जिसके द्वारा बनाए गए संविधान को 27 अक्टूबर 1946 से लागू कर दिया गया और इसे ही हम चतुर्थ गणतंत्र का संविधान कहते हैं। 1946 से 1958 तक चतुर्थ गणतंत्र का संविधान रहा। चूंकि तृतीय गणतंत्र के समान ही था, इसलिए इसमें कोई अंतर जो था विशेष रूप से नहीं आ सका और यही कारण है कि यह भी एक असफल प्रयास रहा। और चूंकि राजनीतिक दर्शन का कोई स्थान नहीं था विशेष रूप से, इसलिए चतुर्थ गणतंत्र के संविधान का भी
अंत कर दिया गया, जो कि 1946 में लागू किया गया था। अपनी दुर्बलताओं के परिणाम स्वरूप यह भी समाप्त हो गया। इस संविधान में जो सबसे बड़ी बुराई थी वो थी राजनीतिक अस्थिरता। इस संविधान के द्वारा लगभग 12 वर्षों के काल में 3 निर्वाचन हुए, 25 मंत्रिमंडल बने और उनका पतन भी हुआ। यानी जिस दिन मंत्रिमंडल का निर्माण होता था उसी दिन उस मंत्रिमंडल के पतन की प्रक्रिया का भी आरंभ हो जाता था। राजनीतिक अस्थिरता के कारण फ्रांस का शासन जो था वो निष्क्रिय हो गया था और यही कारण है कि एक समय ऐसा था जब फ्रांस को यूरोप का रुग्ण व्यक्ति कहा जाने लगा। चतुर्थ गणतंत्र के अंत के पश्चात 1958 में जनरल डिगाल ने फ्रांस के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया और यह तय किया गया कि राजनीतिक दल के द्वारा डिगाल के कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और 6 महीने के अंदर अंदर फ्रांस के लिए एक नया संविधान जो है वो बनाया जाएगा। हालांकि डिगाल और उनके परामर्शदात्री सभा के जो 39 मेंबर्स थे उन्होंने मात्र 3 महीने की संक्षिप्त अवधि में एक संविधान का निर्माण कर दिया, जिसे कि 4 सितंबर 1958 को प्रकाशित किया गया और 28 सितंबर 1958 को जनमत संग्रह के लिए मतदान किया गया। मतदान होने के पश्चात चूंकि इसे स्वीकृति मिल गई और 4 अक्टूबर 1958 से इस संविधान को लागू कर दिया गया और इस संविधान द्वारा फ्रांस में 5वें गणतंत्र को जन्म दिया गया। इसी कारण इसे पंचम गणतंत्र का संविधान भी कहते हैं। इस प्रकार हमने फ्रांस के संवैधानिक विकास क्रम को देखा, जिसमें प्रथम गणतंत्र से लेकर पंचम गणतंत्र तक वहाँ पर फ्रांस में अनेक बार संवैधानिक संशोधन हुए, परिवर्तन हुए और नवीन व्यवस्था को स्वीकार किया गया। इस कालावधि में यानी 1789 में जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, उसके पश्चात से लेकर 1958 तक 2 बार साम्राज्यों की भी स्थापना हुई नेपोलियन के नेतृत्व में, लेकिन इसके पश्चात यह अनुभव किया गया कि फ्रांस में गणतंत्र ही सफल हो सकता है और यही कारण है कि फ्रांस में अंततः गणतंत्र को जनरल डिगाल के नेतृत्व में 1958 में जो पंचम गणतंत्र का निर्माण हुआ उसके अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया।